See the indicators of growth and development. This is your second chapter of economics. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसके पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, इसमें ग्रोथ का मतलब क्या वो बताया गया है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिमिटेशंस बताए गए। देन आफ्टर डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनली लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंसेस। Then after indicators of development, how do you know that your country is improved or your country is developed? तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए अलग अलग indicators है। First one is national income, second one is per capita income, third one is PQLI, that is physical quality of life index, and then after HDI, that is human development index। और ये जो चार इंडाइसिस है वो चारों चार इंडाइसिस से पता चलता है कि हमारी कंट्री ने कितना डेवलप किया है। दे आर ऑल रिलेटिव इन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स एंड यू कैन नॉट अल्टीमेटली से दैट कि आपकी कंट्री ने इतना डेवलपमेंट किया ही है, बिकॉज ये जजमेंटल है। हमको पता करना है कि हाँ चलो कुछ तो डेवलपमेंट हुआ, दैट्स व्हाई वी फाइंड देम। अदरवाइज इनका प्रैक्टिकली अपने बात करें कि कोई यूज है कि नहीं, तो कोई इतना यूज है नहीं। पर एचडीआई के ऊपर से हम बहुत सारी कंट्रीज के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कोई भी दुनिया की कंट्री की बात करें हम, तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा मेन टारगेट रहा है। और जो न्यूक्लियस यानी सेंटर हमारे इकोनॉमिक थिंकिंग का है वो हमेशा वही है कि हम अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप कराएं। तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को पॉपुलर होता हुआ देखा कब के बाद में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, 1939-1944 जिसका टाइम पीरियड था। सिंस द डेवलपिंग कंट्रीज अटेम्प्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हर डेवलपिंग कंट्रीज को ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, जिसमें फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, द सेकंड वन इज पॉवर्टी, देन हंगर डेथ्स यानी स्टारवेशन से मर जाते हैं लोग, तो वो भी इनको सॉल्व करना है। इनकम की इनइक्वालिटी मतलब पुअर एंड रिच के बीच का डिफरेंस। फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी, ये भी कैसे होता है? एक जगह पे आपको दिखेगा कि बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं और एक जगह पे आपको दिखेगा कि वही पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों के बीच में तो गरीबी बहुत काफी कम हो सकती है, बट स्टिल यू कैन नॉट डू दैट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। इट कैन बी सेड दैट द अवेयरनेस लेवल of developing countries towards attainment of development increase। अब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगी है, क्योंकि उनको गैप किसके बीच में फिल अप करनी है? डेवलप कंट्रीज और अपने बीच में। डेवलप कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेवलप कंट्री का पर कैपिटा इनकम, ये दोनों बहुत ज्यादा होते हैं और उसके सामने पर कैपिटा यानी पर हेड इनकम अंडर डेवलप कंट्री की बहुत कम होती है। सो इस गैप को फिलअप कैसे करना उसके बारे में सोचना इन्होंने शुरू किया है। It should be remembered that the need for improving the level of economic development is not for developing countries alone, but also for the developed countries, but for different reasons। अब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक ही कंट्री को करना है, यानी अंडर डेवलप कंट्री को ही करना है। डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड इन डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो। डेवलप कंट्री के अंदर भी डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर उनके रीजंस अलग होते हैं। अपने यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स है, मतलब हमारे यहाँ पे हम खाना नहीं दे पाते लोगों को, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते, हम गरीबी में से उनको निकाल नहीं पाते, हम उनको दवाइयाँ बराबर से नहीं दे पाते, हम उनको एजुकेशन नहीं दे पाते, मतलब प्राइमरी जो नेसेसिटीज है ना वो भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। दैट इज आवर प्रॉब्लम। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये होता है कि किस तरह से डेवलपमेंट को बरकरार रखा जाए। जितना हमने अभी तक अचीव किया वो सारी चीजों को कैसे हम संभाल के रखें। और वहां पे रोड अच्छे हैं, हमारे यहाँ रोड बनाने की जरूरत है, वहां पे रोड अच्छे है, अब उसी रोड को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा अच्छा बनाया जाए लोगों के लिए कि लोग और ज्यादा अच्छी जिंदगी बिता पाए, उसके बारे में वो लोग सोच रहे हैं। सो एवरी कंट्री हैज डिफरेंट फंडामेंटल्स अबाउट डेवलपमेंट, और वो इसी तरह से एम करती है। एक जगह पावर्टी के रिडक्शन की बात है, तो दूसरी जगह पे किस तरह से और ज्यादा इनकम को बढ़ाया जाए उसके बारे में बात है। सो हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग है, बट डेवलपमेंट इज
रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और प्राइमरी रिक्वायरमेंट किसके लिए है? प्राइमरी रिक्वायरमेंट डेवलपिंग कंट्री के लिए। नाउ जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम दोनों को सेम मानते हैं, बट इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबली यानी एक दूसरे की जगह पे यूज करना पास्ट में होता था, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से आपके ही समझाऊं कि अगर आपकी हाइट का बढ़ना, दैट इज योर ग्रोथ, आपके वजन का बढ़ना, दैट इज ग्रोथ, राइट। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है कि उम्र के साथ में आपकी सोच का भी बढ़ना, उम्र के साथ में आपकी थिंकिंग पावर, आपके एजुकेशन, आपके रीजनिंग पावर, आपके लॉजिक के पावर के अंदर इंक्रीमेंट आना, दैट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल। तो मेंटली अगर डेवलप होता है, बात करें इंसान के अंदर, तो उसको अपने डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हाइट और वेट को बढ़ाते हो तो वो आपका ग्रोथ माना जाएगा। अब वैसे ही हम यहाँ पे कंट्री के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ऐसी कंट्रीज के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स है। और जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, वैसी डेवलप्ड कंट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ग्रोथ के रिलेटेड है। यानी यहाँ पे उर्सुला हिक्स ने मिसेस उर्सुला हिक्स ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दोज प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डेवलपिंग कंट्रीज वो डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स माने जाएंगे, और दोज प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डेवलप्ड कंट्रीज उसको अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉब्लम्स मानेंगे। सो फंडामेंटली यहाँ पे याद रखना है कि बोथ आर रिलेटेड विद डिफरेंट ब्रूड ऑफ कंट्रीज, दोनों अलग अलग कंट्री के साथ में कनेक्टेड है। एक जो है वो डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट कनेक्टेड है डेवलपिंग कंट्री के साथ में, और जो ग्रोथ है वो कनेक्टेड है डेवलप्ड कंट्री के साथ में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें कि ग्रोथ यानी क्या। सो ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द लॉन्ग रन इंक्रीज। देखो मैं सारे पॉइंट्स पहले तो बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग रन, द सेकंड वन इज द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। तो आउटपुट अगर एक साल बारिश अच्छी हुई और उसके कारण खेती में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो हम मानेंगे कि चलो कि इंडिया की इनकम बढ़ी। बट दैट इज नॉट ग्रोथ, इट शुड लास्ट फॉर लॉन्ग रन। वो लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए। और ग्रोथ के अंदर यहाँ लिखा गया है, देखो कंटिन्यूअस इंक्रीज होना जरूरी है, वो भी किस में? रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर। नाउ व्हाट इज रियल? रियल नेशनल इनकम का मतलब क्या? सिर्फ प्राइस के बढ़ने से इनकम नहीं बढ़ती, परचेजिंग पावर के बढ़ने से आपकी इनकम बढ़ी ऐसा माना जाता है। यानी पहले आप जितनी चीजें खरीद पाते थे उससे आप अगर ज्यादा चीजें खरीद पाते हो तो इसका मतलब आपकी रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। रियल वर्ड का जो आगे है ना, उसका मतलब होता है कि आपकी परचेजिंग करने की ताकत के अंदर इंक्रीमेंट होना। तो रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना जरूरी है, और वो भी कंटिन्यूअसली। सच ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक यानी पहले जमीन हम कम यूज करते थे, अब ज्यादा यूज करने लगे। इसी तरह से पहले कैपिटल कम थी, अब हमारे पास कैपिटल बढ़ी। पहले लेबर कम थे, अब लेबर बढ़े। एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी यानी मतलब कि जो मैनेजमेंट की कैपेसिटी वो पहले कम थी, अब इंक्रीज हुई। साथ में उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब एक लेबरर पहले जितना काम कर पाता था, नाउ ही कैन प्रोड्यूस मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा कर पाना, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होना। मतलब अगर एक लेबरर 10 यूनिट को प्रोड्यूस करता था, उसकी जगह पे अगर वो 15 यूनिट को प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट the supply of factors of production, their availability, productivity, and efficiency tend to increase, leading to a continuous increase in real national income and real per capita income. क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। इंक्रीज होना
किसके अंदर हुआ? पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसकी अवेलेबिलिटी के बढ़ना, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, और एफिशिएंसी मतलब वो ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई। और इस सब के कारण अगर कंटिन्यूअसली हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, दैट इज ग्रोथ। तो अब इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड विथ क्वांटिटी, मतलब वो आपको बता रहा है कि आपके कंट्री के अंदर क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, इनकम यानी रुपये बढ़ने चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, राइट। पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में इंक्रीज इन आउटपुट होता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है, नेशनल आउटपुट इंक्रीज होता है, और हमारे कंट्री का स्टेटस जो है वो थोड़ा इम्प्रूव होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंपेरेटिव इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ टू कंट्रीज। तो हम अगर कंपैरिजन करना चाहे कि हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री, उसमें प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है, वी कैन इजीली कंपेयर इट विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर अपने नटशेल में बताए, सो इट इज कंटिन्यूअस इंक्रीज in production, productivity, efficiency, and रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। 5 चीजों के अंदर कंटिन्यूस इंक्रीज होना चाहिए, तो आपको पता चलता है कि आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। अब हम ग्रोथ की डेफिनेशन देखें। सो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम। क्वांटम यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर नेक्स्ट लिखा गया है अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स। डिफरेंट, डाइवर्स यानी डिफरेंट, तो हम पहले कुछ चीजों को ही सप्लाई कर पाए, मतलब पहले हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें मिलती नहीं थी, अब उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया। सो दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैसे? लॉन्ग टर्म। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी हम नेशनल इनकम के अंदर या पर कैपिटा इनकम के अंदर इंक्रीज लाते हैं, दैट इंक्रीज इज नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, इट मस्ट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। ये जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर हैंडसम, and the second definition was given by Simon Kuznets. Now the limitations of the concept of economic growth. तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी के बारे में सोचा जाता है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। इंक्रीमेंट करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्वांटिटी प्रोडक्शन की बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, इंक्रीज करो। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? नेशनल इनकम का बढ़ना और पर कैपिटा इनकम का बढ़ना तय है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो सेम रहते हैं। अब सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स? साइकोलॉजी का चेंज होना, इसका मतलब कि लोगों की साइकोलॉजी सेम होती है। लोगों की साइकोलॉजी का सेम रहना, इसका मतलब ये होता है कि द थिंकिंग पोजीशन ऑफ द पीपल रिमेन सेम। आज भी वो वही पुरानी बातों में बिलीफ रखते हैं, आज भी वो एजुकेटेड नहीं है, आज भी वो उन्हीं चीजों के अंदर यानी मतलब ऊंच नीच के भेदभाव के अंदर मानने वाले लोग हैं। आज भी वो वही कि बेटियों को ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, मतलब साइकोलॉजी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ लोगों के पास पैसे आए हैं, ज्यादा पैसे आए, लेकिन आज भी उनकी थिंकिंग वही की वही पुराने जमाने की है। दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का मतलब क्या? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स मतलब योर पॉलिटिकल सिस्टम, योर एजुकेशनल सिस्टम, योर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों में कोई सुधार नहीं होता है जब ग्रोथ आता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम वैसे की वैसी, आज भी इंडिया के अंदर कास्ट के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, आज भी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। आज भी इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि जब भी हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखते हैं तो लोगों को आसानी से वो लोग भरमा लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सब आ गई उसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। और आप आज भी अपने डेवलपमेंट से ज्यादा ऊपर अपने कास्ट के डेवलपमेंट को रखते हो, अपने रिलीजन के डेवलपमेंट को रखते हो। तो यहाँ पे आज भी हमारे यहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि सिर्फ ग्रोथ हो रहा है डेवलपमेंट के फेस के ऊपर, जैसे इंडिया अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल चेंज तो हो नहीं रहा है। एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना, एजुकेशन शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आपको थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो फॉर दैट रीजन यू मस्ट हैव एजुकेशन of some sort kind of,
तो ये एजुकेशन अपने लेते नहीं है ऐसा मानते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, समझाया नहीं जाता। जैसे कि अभी आप देखो तो आपको अकाउंट्स के अंदर जो सम है ना वो सेट किए गए सम्स होते हैं, 0 0 वाली फिगर, सब राउंड फिगर्स के अंदर आंसर आ जाना। तो जब कभी भी हमारा आंसर कभी राउंड फिगर में नहीं आता ना, वी गेट टेंस्ड कि आंसर राउंड फिगर में क्यों नहीं आया, आंसर तो डायरेक्टली आ जाना चाहिए, राइट। अगर जीरोज में आंसर नहीं आएंगे हम टेंशन में आ जाते हैं। और जो भी हमको सिखाया जाता है ना वो कैसे फंडामेंटल्स के साथ में कि भाई पार्टनरशिप में बस इतने ही ट्रांजेक्शन है। बट टेक एन एग्जाम्पल कि जब यही बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आगे बढ़ता है ना, तब वो सम्स के साइज को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि 20 मार्क के सम के अंदर कितना करेंगे। हर चीज उसके अंदर इंक्लूड की जाती है बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकल वर्ल्ड। हम प्रैक्टिकली उसको सिखा नहीं रहे हैं। जब सीखने की बारी आती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम है, इसीलिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स कम है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या दूसरे जो साइंटिस्ट है वो कम है। क्योंकि जो एजुकेशन स्कूल लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो दैट इज इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड दैट काइंड ऑफ चेंज इज नॉट सीन इन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये सिर्फ ग्रोथ हुआ कि आप सिर्फ अपनी इनकम को बढ़ाते जा रहे हो, बट अभी भी आपकी सोच नहीं बदली है। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डिपिक्ट्स ओनली द राइज इन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। यानी मतलब यहाँ पे सिर्फ आउटपुट बढ़ाने के बारे में है, क्वालिटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स नैरो। एंड the concept of economic growth is not of much use in understanding the welfare of people। तो हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, लोगों के वेलफेयर को समझ नहीं पाते हैं। हम ये खाली जानते हैं कि ज्यादा प्रोड्यूस करो, पर ज्यादा प्रोड्यूस करने से लोगों को कितना फायदा हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं सोचते हैं। दैट इज द मेन पिटिएबल थिंग। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने जो ग्रोथ देखा उसमें क्या देखा कि लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आउटपुट का इंक्रीज होना, प्रोडक्शन का और प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और साथ में एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, साथ में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और साथ में पर जो रियल नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। दैट इज ग्रोथ। और ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव ज्यादातर होता है। और हम बात करें तो डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट थोड़ा इससे एडवांस में है। अब डेवलपमेंट में ग्रोथ तो है ही, बट प्लस मेनी थिंग्स मोर। तो कौन कौन सी चीजें अपने देखें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली मीन्स। व्हेन इकोनॉमिक्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका have become proactive in achieving economic development. Economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being। मतलब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने चाहिए, और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा आना, बट साथ में सेटिस्फेक्शन मिलना, लाइफस्टाइल का इम्प्रूव होना, वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वाइड मीनिंग मानेंगे, यानी उसके मीनिंग को हम ज्यादा मानते हैं, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ ही जाता है, लेकिन साथ में हम क्या बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में भी अपने बात करते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसमें जैसे बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे भी हम रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज होता हुआ देखेंगे ही। तो आपकी इनकम तो इंक्रीज होती है उसके अंदर, रियल इनकम भी और रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज तो होती है, बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट क्वांटिटेटिव चेंजेस, बट साथ में क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। इसीलिए डेवलपमेंट को अपने ग्रोथ से डिफरेंट मानते हैं। लिखा है इसने इसके अंदर कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ, इट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह पे चेंजेस आते हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंजेस। यानी अब सिर्फ इकोनॉमी चेंज नहीं होती, लेकिन साथ में हमारी सोसाइटी भी चेंज होती, सोसाइटी का थिंकिंग भी चेंज होता है। अलॉन्ग विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोसाइटी में भी प्रोग्रेस आता है। जनरली स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब सबसे पहला चेंज क्या आता है कि पहले हमारा सारा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर था, बिकॉज सारे दूसरे सेक्टर्स जो है ना, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, वो डेवलप्ड नहीं हुए थे। बट जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, आर कॉन्सेंट्रेशन और
आर कंसिडरेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर शिफ्ट्स, और हम कहाँ पे जाते हैं, हम इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, हम सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल परसेंटेज जो होता है ना, नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर का, वो डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन किसकी तरफ इंक्रीज़ होता है? इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ वो इंक्रीज़ होता है। एंड जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड, डिसगाइज यानी ऐसे लोग ने जो काम करते हुए देखते दिखते हैं हमको, लेकिन अगर उनसे उनको काम से हटा भी दिया जाए ना, तो टोटल प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो ऐसे लोग दूसरे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट ले पाएँगे। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 की ज़रूरत है, वहाँ 3 लोग काम करते हैं। तो जो एक इंसान एक्स्ट्रा है, उसको वहाँ से हटा के हम दूसरी जगह पे जॉब दे पाएँ, तो उसका मतलब हमने डेवलपमेंट किया। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, जिससे टाइम भी बचता है और हमारा पैसा भी बचता है, दोनों चीज़ें हमारी बच जाती है। नए सीड्स इन्वेंट किए जाते हैं इवन एग्रीकल्चर के अंदर भी, जिसके कारण क्या होता है कि और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और जो तुम्हारे कंट्री के अंदर दूसरा क्या हमको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें धीमे-धीमे कम होने लगती है हमारे लिए। सो अब इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें कि एक तो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, एक हिस्सा नहीं, एक से ज़्यादा जगह पे चेंजेज़ आते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर सब बातों को अलग-अलग पॉइंट में बताया गया है। तो इट इज़ सच अ प्रोसेस, सी इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, कि जिसमें हम हमारी कंट्री की पॉवर्टी लाइन यानी गरीब से गरीब लोगों की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट नहीं देखते हैं। मतलब जितने लोग गरीब थे ना पहले, उसमें इंक्रीज़ नहीं होता है, जितने हैं उतने ही रहेंगे, या तो वो कम होते जाएँगे। इसी तरह से जो इनइक्वालिटीज़ है ना इनकम के अंदर, वो भी जितनी है उतनी रहेगी या तो कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और किसमें इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा? इंक्रीज़ हमको रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर, और वो भी लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलेगा। यानी हर इंसान की कमाने की ताकत बढ़ेगी। तो यहाँ 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो वो प्रोसेस है। दूसरा, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग बढ़ते नहीं हैं, या तो कम हो जाते हैं। तीसरा, इनइक्वालिटी बढ़ती नहीं है, या तो कम हो जाती है। और चौथा, हम ये देखते हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम जो है, वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट वाज़ गिवन बाय जीएम मिया। Now, the next definition is मैक्लब डेफिनेशन, मैक्लब्स डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर आपको पूछी जाए ना, तो यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर आपको 1 मार्क के अंदर पूछा जाए तो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस व्हिच इंक्रीज़ेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, एंड क्रिएट चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और साथ में टेक्निक भी बदलती है। देखो मतलब क्या हुआ कि जब अपने ग्रोथ में देखा था, तो इसमें यही बताया गया था कि सिर्फ़ क्या इंक्रीज़ होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होती है। मतलब अगर पहले आप अ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते थे, यानी लेबरर्स को ज़्यादा कॉन्संट्रेट कराते थे, तो अब उसकी जगह पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को आप ज़्यादा यूज़ करना शुरू करोगे। दैट इज़ द मेन थिंग। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ होगी। हम पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। पॉइंट्स को याद रखो, डेफिनेशन याद हो जाएगी, और वो भी कंटीन्यूअसली राइज़ होती है, इर्रिस्पेक्टिव के तुम्हारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती है कि इंक्रीज़ होती सॉरी बढ़ती है कि सेम रहती है। तो नाउ इस डेफिनेशन को भी अगर अपने पार्ट्स में डिवाइड करें, सो हियर आल्सो इट इज़ टर्म्ड एज़ प्रोसेस, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ते हैं और साथ में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होती है। इसके कारण क्या होता है, पर कैपिटा इनकम कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। फिर चाहे प्रोडक्शन कांस्टेंट रहे या इंक्रीज़ हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सो अप टू हियर वी आर डूइंग, और इसके बाद जो है वो एक छोटा-सा पॉइंट बाकी है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक का और दूसरा लिमिटेशन का, और इसको अपने कल कंटिन्यू करेंगे। कल आई विल देयर एट वाड़ी। थैंक यू वेरी मच।